जय हिंद। आज के फिर एक नई कड़ी में अर्थव्यवस्था विषय से संबंधित चैप्टर राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आए हैं और आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगामी एग्ज़ाम में, जैसे RO चाहे यूपी PCS का हो या यूपी PSC या हाई कोर्ट का, यहाँ तक कि रेलवे में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। SSC CGL यूपी SSSC में जैसे जूनियर असिस्टेंट से लेकर सभी एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आय, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, इसमें बहुत सी पॉइंट्स हैं जिसे आपको अगर आ रहा है तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिए। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हुए चलिए, हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सब कुछ समझाते हुए सरल भाषा में चलेंगे। बिल्कुल, तो आइए सबसे पहले और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है कि पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। इसमें पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, यह आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर पता करते हैं। तो और बी ऑप्शन इसमें रहेगा कि बाजार कीमतों पर। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम करते चलते हैं और आप बताइएगा कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम GNP कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें से अगर ह्रास निकाल दिया जाए, ह्रास मतलब कि जो भी मूल्य में कमी होती रहती है, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज़ की मूल्य में कमी होती है। जैसे आपने मोबाइल खरीद के लाया और 1 साल बाद उसे बेचने पर आपको उसमें मूल्य ह्रास की कमी देखने को मिलेगा, या आप तुरंत लाइए और तुरंत उसे बेचिए तो आपको उतने दाम पर कोई भी आपसे मोबाइल नहीं खरीदेगा, तो वह मूल्य ह्रास में उसे रखा जाता है। तो क्या यह राष्ट्रीय आय है? अगला है कि बाजार कीमतों पर। देखिए, बाजार कीमत भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है। एक बाजार कीमत पर होती है कोई भी आय, और एक साधन लागत पर होती है। तो अगला है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वही GNP में से मूल्य ह्रास घटा करके और उसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ऐसी यहाँ पे जो राष्ट्रीय उत्पाद है ना, जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से तो मूल्य ह्रास निकाल लेंगे, लेकिन ये जो निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगला देखते हैं, सी वाला ऑप्शन, कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP में से मूल्य ह्रास घटा दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर को घटा दें तथा सब्सिडी को जोड़ दें। ठीक है, तो यह बाजार कीमत के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सुनिए एक चीज़ और, कि बाजार कीमत के लिए क्या ज़रूरी है। बाजार की कीमत निकालना है तो हमें क्या क्या
होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपको जीडीपी जीएनपी जो भी कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। जीएनपी हो गया, बाज़ार की कीमत निकालनी है तो आपको उसमें से प्लस करना पड़ता है टैक्स, जो भी आय कर है या टैक्स है उसे प्लस करिए और माइनस सब्सिडी करिए, क्योंकि हमें सब्सिडी कई चीज़ों पर दी जाती है तो उसे हमें माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्सिडी को जोड़ने की बात कर रहा है जबकि प्रत्यक्ष को घटाने की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हमें राष्ट्रीय उत्पाद चाहिए तो अगला देख लेते हैं ऑप्शन डी कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर ऐसा करेंगे। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, लेकिन इसे हमें अभी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न का जो है समझते हैं कैसे हुआ है। सबसे पहले हमें जानना है कि जो राष्ट्रीय आय है यह साधन लागत पर लगता है, साधन लागत पर लगता है, आपको दिखाएंगे अभी, न कि यह मार्केट प्राइस पर बनता है। ठीक है, यानी मार्केट प्राइस पर हम इसे नहीं निकालते हैं, यानी बाजार कीमत पर नहीं निकालते हैं, साधन लागत पर ही निकालते हैं। और क्यों ये जो है सिंपल है, आसान है, यह भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो अगर साधन लागत पर हमें निकालना है तो यहाँ से मार्केट प्राइस पर बात कर रहा है, बाजार कीमत पर से हमें बात कर रहा है। तो मार्केट प्राइस पर अगर निकालना रहेगा, देखिए तो यहाँ पे अगर हम मार्केट प्राइस यानी बाजार लागत पर अगर पता करते हैं तो हमें पहले साधन लागत पता करना होगा। ठीक है, साधन लागत पता करना होगा। हम अगर साधन लागत हमें पता है क्योंकि हम इसी पर निकालते हैं, तो इसमें से साधन लागत में से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले टैक्स को घटा देंगे, टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे। ठीक है, साधन लागत में सब्सिडी जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा। अब फिर टैक्स घटा देंगे तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पर कितनी पैसे हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है, और ये निकल गया, और साथ में इसका निकालना है हमें राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, हमें नेशनल इनकम निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, यानी ये जो साधन लागत पर हमारा निकलेगा यह जीएनपी निकलेगा, जीएनपी। अब जीएनपी में से हम हास निकाल लेते हैं, हास बोले तो ये जो घिसावट होती है उसको, इसमें से हम ये निकालेंगे। देखिए इसके आगे यह है, मान लीजिए यहाँ पे जीएनपी है, जीएनपी ऐसे कर लेंगे शायद अच्छा समझ में आएगा। हॉस यानी इस लागत पर हम इसको निकाल लेते हैं, ये नहीं रहेगा। तो जीएनपी और जो कि साधन माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडी का ही एक ग्रुप है, इसमें से हॉस निकाल लेते हैं यानी घिसावट। तो यहाँ पे बाजार कीमत पर हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। ठीक है, तो आइए और एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेशनल इनकम वह फैक्टर कॉस्ट पर ही निकाला जाता है, ना कि मार्केट प्राइस पर। जो नेशनल इनकम है इस पर निकाला जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ईजियर मतलब कि आसान है फैक्टर कॉस्ट पर निकालना मार्केट प्राइस के तुलना में। क्यों? क्योंकि देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या है कि हम उत्पादन विधि हमारे पास है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल कॉस्ट जो है किसी भी चीज़ को बनाने में कितना लगता है ना। तो रॉ मटेरियल जो है, लेबर मतलब कि कोई भी वस्तु मंगाने पर, जैसे आपको कपड़ा बनाना है तो कॉटन जो है इसका रॉ मटेरियल हो जाता है, लेबर कास्ट जो होता है मजदूरी, और उसमें लोन वगैरह जो है उसका ब्याज वगैरह कितना है, सब जोड़ जाड़ के फैक्टर कास्ट आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मार्केट प्राइस के लिए हमें दिक्कत होगा, क्योंकि मार्केट में हर एक वस्तु का वैल्यू घटता बढ़ता रहता है। जैसे अभी हमारे यहाँ यूपी में कोई चीज़ का
कम रहेगा तो आप देखोगे कि अन्य जगह पे उसकी वैल्यू हाई हो जाती है। अगर पेट्रोल भी देख सकते हो कि हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस रहता है। तो हमें इससे निकालने में, अगर नेशनल इनकम निकालें तो इससे थोड़ी सी समस्या आ जाएगी, क्योंकि हर जगह का अलग अलग प्राइस है, तो हर जगह का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निकालने के लिए क्या होता है नेशनल इनकम को, तो एनएनपी के लिए क्या करते हैं, एनएनपी का मार्केट प्राइस में से हम टैक्स वगैरह को माइनस कर लेते हैं। हमने भी टैक्स को माइनस किया था, आपने देखा, और सब्सिडी को जोड़ दिया था, ये चीज़ था। भारत में फैक्टर कास्ट के बारे में देख सकते हैं कि थोड़ी सी क्या है, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म डाटा जो है अच्छा से नहीं आ पाता है ना, इसलिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी है, इसलिए फैक्टर कास्ट के ही हम यूज कर लेते हैं। लेकिन कई जगहों पे मार्केट प्राइस पर, यानी कई देशों में मार्केट प्राइस पर भी नेशनल इनकम को निकाला जाता है, पता किया जाता है, और इसकी रिपोर्ट हमारे यहाँ CSO के द्वारा दी जाती है, यानी उसके द्वारा इसको पता, क्या नाम है उसका, मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो CSO जो रिपोर्ट देता है वो GDP, फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस पर भी देता है, इन दोनों पर देता है। तो आप मार्केट प्राइस पर निकाल सकते हैं, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पर मिल गया है तो उसे आसानी से इस फार्मूले के तहत हमने बताया। फार्मूला क्या था कि अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो आप क्या करेंगे, GDP GNP जो होता है उसमें वो कौन सा होना चाहिए, फैक्टर कास्ट का होना चाहिए। या देखिए मार्केट प्राइस पर है ना, तो ये जो है फैक्टर कास्ट का होना चाहिए। और फैक्टर कास्ट में क्या होता है कि इसमें टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडी को जोड़ लेते हैं, और माइनस कर लेते हैं किसे, हास को कर लेते हैं, तो ये हमारा नेशनल इनकम बन के आता है। ठीक है, एक और आप एक्सप्लेनेशन इसी में देखेंगे। तो हम इस साल की थोड़ी इनकम पे बात कर लेते हैं कि हमारी नेशनल इनकम देश की कितनी थी, और यह हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो है, जो GNP है, अगर वह निकाल लेंगे तो हमें सारी चीज़ें पता हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल इनकम है हम देख रहे हैं पिछले सालों का, तो सबसे रिसेंट में है 2022-23 का नेशनल इनकम, जो कि 234.39 लाख करोड़ था, और यह पिछले साल की अपेक्षा 13.5% से बढ़ा है, यानी इनक्रीज हुआ है, इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है इसका NNI है, नेशनल इनकम है। ठीक है, नेट नेशनल इनकम इसे कहते हैं, आप देख सकते हैं फार्मूला इसका यह है। और उसके पहले कितना था, तो 203.27 लाख करोड़ रुपया था, जो कि 18% पिछले साल की अपेक्षा यहाँ पे बढ़ा हुआ था। अब आपको इस साल का डेटा याद रखना है, 234.39 लाख करोड़ इस साल का जो डेटा है, 234.39 लाख करोड़, इसे याद रखना है। ठीक है, और इसका जो है फैक्टर कास्ट पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, कि आपको सेविंग और इन्वेस्ट जो है इसका इफेक्ट करता है, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो अच्छा देखने को मिलेगा, साथ में पर कैपिटा इनकम जो है हमारी ये भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि देश की प्रॉस्पेरिटी में इसे भी निकाला जाता है। मतलब कि हमने जो NNI निकाला, नेशनल नेट नेशनल इनकम, अगर इसमें हम सारी जनसंख्या से भाग कर दें, जो हमारे देश की 100 करोड़ की जनसंख्या है, तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम, यानी एक व्यक्ति के पास कितना धन है वो निकल के आ जाएगा। यानी हमारे पास टोटल कितने नेशनल इनकम था, वह 234 कितने था, तो आप याद कर सकते हैं 234.39 लाख करोड़। देखिए इसके अलावा जो है और भी देशों का आप देख सकते हैं कि कितना होता है। जैसे सबसे ज़्यादा UK का है, UK मतलब कि UK नहीं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, यह जो है 27.53 लाख करोड़ है, 27.53 लाख करोड़ है। जबकि जापान का कितना है, 6.55 लाख करोड़ है। जबकि चाइना का यह 18 के आसपास होता है। चाइना कितना है, तो 218 के आसपास है, यह PPI के हिसाब से है। तो इस तरह से आइए अब अगला प्रश्न अब देखते हैं। और अगर GDP पर
एक और देख लीजिए थोड़ा सा। अगर जीडीपी अगर देखते हैं कि किसकी ज़्यादा है, तो देखिए जीडीपी में सबसे अधिक 29 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का है, यानी सबसे ज़्यादा जीडीपी है, सबसे ज़्यादा यह मतलब पावरफुल या फर्स्ट नंबर पर ही आता है जीडीपी में। दूसरा है चाइना जो कि 18 ट्रिलियन डॉलर पर इसका है, और भारत का नंबर जो है 5वें नंबर पर है, लेकिन धीरे धीरे यह चौथे नंबर पर आने का आसार है, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पर अमेरिका व यूके है, ठीक है, और चौथे पर जो है शायद यूके नहीं जर्मनी है, और फिर जापान होना चाहिए, और जो भी है यही है। और इंडिया भी 5वें नंबर पर 4.34 ट्रिलियन डॉलर से आगे चल रहा है। और हमने बताया भी जो नेशनल इनकम है वह कितना है इंडिया का, तो वह शायद 239 मतलब इतना डॉलर ये था, लाख डॉलर इतना रुपया था, ठीक है, ये इंडिया का था। लेकिन एक पीपीपी होता है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, तो इसमें इंडिया तीसरे नंबर पर है, यानी उस परचेजिंग वाले पर, यानी पी पर देखें तो इंडिया तीसरे नंबर पर है, और वो भी कितने 16 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से, 16 ट्रिलियन जो है डॉलर इंडिया के पास है। पहले पर वहाँ पे चाइना है, पहले पर चाइना है जो कि 37 ट्रिलियन डॉलर इसके पास है, 37 ट्रिलियन डॉलर है। जबकि यहाँ पे यूएसए है, उसका 29 ट्रिलियन डॉलर है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से हमें याद भी रखना है, और ऐसे पूछा भी जाता है कि इसकी कौन किस नंबर पे है और किसकी कितनी जीडीपी है, या पीपीपी के आधार पर कितना है, या नेशनल इनकम कितना है, हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न है कि बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, और यहाँ पे हमें पता करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो आप बताइए इसमें आंसर, तब तक हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, समझते रहिए। बाजार मूल्य पर यानी और राष्ट्रीय उत्पाद यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कह रहा है, यानी एन और पी नेट नेशनल प्रोडक्ट कह रहा है, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट कह रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें जो है पहले तो नेट निकालना है। नेट के लिए हमें क्या करना है कि हाश निकालना होता है, पहले जो है इसमें से हाश निकालना होता है। तो देख लीजिए हाश कैसे निकालेंगे, इसे जहाँ पे नेट लिखा रहेगा आगे एन है तो वहाँ पे माइनस हाश किया गया है जी में से, यानी GNP में से हम देखो लिखा भी है यहाँ पे बाजार मूल्य पर GNP, जी मतलब कि ग्रॉस यानी सकल, और राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इस प्रश्न का ऑप्शन सी है, और आप भी कमेंट में बताते चलिए प्रश्नों के आंसर को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय क्या है, हमें वही बताना है। तो फिर से वही बात है कि आपको बताना है कि बाजार मूल्य पर, साधन लागत पर, कि बाजार मूल्य पर या साधन लागत पर। तो देखिए सबसे बड़ी बात, हम यहाँ बाजार मूल्य काट देंगे क्योंकि हमें बाजार मूल्य का मतलब ही नहीं लेना है, और जब पूछा जाए बाजार मूल्य में ही तब हम बाजार मूल्य का रखेंगे। तो ये बाजार मूल्य काट देंगे, ये नहीं। जिसे बताइए कि साधन लागत पर राष्ट्रीय निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा कि साधन लागत पर देशी होगा, तो देशी तो होगा नहीं। देखो निवल मतलब इसे बोलते हैं NP नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, जबकि यह जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, सकल घरेलू उत्पाद जो है यानी GDP गणना करने की विधि नहीं है, इसमें कौन है, तो आपको बताना है। तो पहला है उत्पादन विधि, हासमान विधि, आय विधि, व्यय विधि।
तो हमने आपको बताया कि उत्पादन विधि पर, अभी बताया ना पिछले जब गूगल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, उत्पादन विधि से हम कर लेते हैं, क्योंकि इससे जो ये हमने फैक्टर कास्ट बताया ना, वही फैक्टर कास्ट निकालते हैं, क्योंकि जितनी भी हम अभी भी नेशनल इनकम इसी फैक्टर कास्ट से ही निकालते हैं। आय विधि, आपकी कितनी आय है तो आपने कितना कमाया, उससे भी हम अपने जीडीपी को पता कर सकते हैं। और आपने कितना व्यय किया, भाई जितना कमाएंगे उतना ही व्यय करेंगे, तो देखिए दोनों मिला के एक ही है, जितना कमाएंगे उतना व्यय करेंगे। आप कहेंगे नहीं हम बचाएंगे भी, तो बचत भी आपकी बैंक में जमा होगी, गवर्नमेंट को पता चल जाती है। उत्पादन विधि, आपने कितना, भाई आपकी आय है तो आपने उतना ही खरीदा, तो कितना जितना उत्पादन हुआ होगा उतना आपने खरीदा होगा। तो देखिए तीनों जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, जबकि ह्रासमान लागत विधि यह जो है नहीं है, बल्कि ये तो कमज़ोर कर देगा। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपको क्या लगता है, आप भी अपने तरह से प्रश्न का आंसर बताते चलिएगा, और अगर आपको गलत लगता है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं या अपना आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न। प्रश्न है कि एनएनपी यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, साथ में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, तो हम यहाँ से यह प्राप्त करने के लिए इसमें से ह्रास को माइनस कर देते हैं, यानी जो घिसावट है उसको। तो इसमें यह है पहला ऑप्शन कि राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन करते हैं। बिल्कुल, हम इन दोनों से ही राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन कर सकते हैं। इसमें कुछ जो है डायरेक्ट हो गया है, और इसमें अभी ह्रास को माइनस करने पर यह मिलेगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग भी हैं, आप देख रहे हैं कि एनएनपी अलग है और जीएनपी अलग है, इसकी वैल्यू हमेशा अलग अलग आती रहती है। इसलिए ऑप्शन ए और डी दोनों यहाँ पे सही प्रतीत हो रहे हैं, और इसमें जो है करेक्शन की आवश्यकता है। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो अल्प रोजगार, तो ये तो हर देशों की समस्या है। बचत की निम्न स्तर, ये भी समस्या है, और मुद्रास्फीति ये भी समस्या है। लेकिन असंगठित क्षेत्र की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इसमें अब आय की क्लियरिटी नहीं पता चल पाती है, क्योंकि इसमें असंगठित है, क्योंकि इसका कोई पेपर वर्क नहीं होता है। लेकिन रोजगार की हर तरह से पेपर वर्क मिल जाता है। मुद्रास्फीति और बचत का भी पता चलता है कितना, क्योंकि बैंकों से सब संबंधित होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र बिल्कुल बैंकों से कोई भी इनका लेन देन नहीं होता है। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, सही विकल्प को चुनिए। कथन एक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। तो इसको पहले समझ लेते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम NDP लिखते हैं इसको, यानी नेट ग्रॉस NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे इसे। एक बार फिर से लिख लेते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद के लिए यह कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP प्लस मूल्यह्रास करते हैं, नहीं इसमें से माइनस मूल्यह्रास करते हैं, तब जाके NDP मिलेगा। जहाँ पे हम N चाहिए तो G में से हम यहाँ पे माइनस करते हैं तब आता है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय के लिए हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी GDP में से राष्ट्र की कुल जनसंख्या का डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। शुद्ध घरेलू उत्पाद से नहीं, बल्कि नेट नेशनल इनकम या NDP होता है, NNP, उससे करते हैं, NNP से डिवाइड करते हैं, तब जाके यह मिलता है, यानी प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पे अगला जो कथन है 3 कि विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना
करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक यहाँ पे माना जाता है। आपको यह बताने हैं कि इसमें से कौन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे बेहतर मानक जो कोई अगर करना चाहे तो हम जो है एनएनपी से कर सकते हैं। पूरा अच्छे तरीके से बता देगा कि आपका कितना देश की इनकम है और आप इससे अपनी समृद्धि की भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न यह है। 8वां प्रश्न में किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए। ए में है कि नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। अगला देख लेते हैं, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। सभी व्यक्तियों की वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी, या उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो इस ऑप्शन का सही आंसर जो है डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन की बात की गई है और हमारा उत्पादन विधि पर ही हम राष्ट्रीय आय या जीडीपी पता करते हैं। तो इस तरह से अंतिम जो वस्तु है और सेवा है उसका मूल्य जो होगा वही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न बताने हैं कि एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। तो हमें सबसे पहले एक टर्म समझना चाहिए, खुली हुई अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, तो खुली और बंद में अंतर यह है कि बंद वाले में दुनिया की अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं रहता है, जबकि खुली हुई अर्थव्यवस्था का प्रभाव दुनिया की अर्थव्यवस्था के प्रभाव से प्रभावित होता रहता है। भारत में 1991 से पहले भारत एक बंद अर्थव्यवस्था था। विश्व से इसका कोई ज़्यादा इस प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन बाद में एलपीजी रिफॉर्म लाया गया 1991 में, यानी एलपीजी लिबराइजेशन, ठीक है, लिबराइजेशन हो गया, यानी लिबरल हो जाना और ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो ये तीनों रिफॉर्म यहाँ पे लाए गए थे, इसलिए यहाँ पे एक खुली अर्थव्यवस्था बन गई है अब। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहा है हमें इस पर बताने हैं सही आंसर ABCD में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सब बताया है कि C मतलब है उपभोग, I मतलब है इन्वेस्ट यानी निवेश, G मतलब गवर्नमेंट खर्च हो गया, और X कुल निर्यात हो गया, और M मतलब X मतलब एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, और M मतलब इम्पोर्ट हो गया। तो इसमें आपको बताने हैं कि Y यानी राष्ट्रीय आय क्या होगी। ठीक है, तो पहले में देखते हैं कि Y बराबर C यानी कितना उपभोग हुआ है, I यानी निवेश कितना है। तो देखिए ये दोनों तो ये रहेगा नहीं, क्योंकि X और M में निगेटिव माइनस होता है, ठीक है ना, क्योंकि कितना निर्यात हुआ कितना आयात हुआ उसका कुल निचोड़ निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे यह नहीं होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह होना चाहिए या तो यह होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुल निर्यात हमने कितना किया उसमें से आयात को घटाते हैं, निर्यात में से आयात को घटाते हैं। तो इस तरह से देखें तो हमारा, और यहाँ पे सरकारी खर्च को हम माइनस करते हैं, सरकारी खर्च को यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट वाले को। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर बन के आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? प्रश्न का उत्तर जो है आप अपना भी दे सकते हैं, और कोई भी समस्या या संदेह है तो ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न में
एक चीज़ दिक्कत यहाँ पे डी में है, डी इसलिए इसका सही आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ मिस प्रिंट है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जी दिया है, जी की जगह पे सी होना चाहिए, इसलिए सही होता। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी यानी यह सही कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्स माइनस एम होता है, हमें पता है, और यहाँ पे जी है तो ठीक है, यही इसका ऑप्शन सही होगा। ये रहा अगला प्रश्न। तो प्रश्न से रिलेटेड हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सकल आय यानी AGR के परिभाषा के अंतर्गत आता है। समायोजित सकल आय हो गया। तो इसमें ब्याज आय, लाभांश यानी डिविडेंड, विदेशी मुद्रा लाभ यानी फॉरेन गेन, कौन कौन इसमें आएगा, यानी हमारी जो आय है उसमें क्या क्या शामिल होगा। तो अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो वो भी आपकी जरूर कोई न कोई आय है, ठीक है। अगर कोई लाभांश है, कोई आपने इन्वेस्ट किया है और कोई सामान बेच रहे हैं, वहाँ से भी आपको लाभ मिल रहा है, तो वह आपका आय में समायोजित होगा। और विदेशी मुद्रा लाभ यानी फॉरेन गेन से हम देखें तो यहाँ से भी लाभ होता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा लाभ लिखा ना है, तो विदेशी मुद्रा से हमें लाभ होता है। क्योंकि अगर हम कहीं इन्वेस्ट किए हैं पैसा, तो हमें अगर उससे पैसे आ रहे हैं तो वह भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसलिए सकल आय में ये तीनों यानी लाभांश आय, लाभांश हो गया, ब्याज आय हो गया और विदेशी मुद्रा तीनों शामिल होंगे। अगला प्रश्न यह है कि यदि दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगा। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमत और आय अगर दोगुनी हो गई तो आपकी जो वास्तविक आय है अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को मेंटेन कर लेगी या संतुलित कर लेगी। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है। आर्थिक विकास की हम कल्पना कर रहे हैं तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो, बिल्कुल। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि हो, नहीं भाई साहब। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, तो हम बोलेंगे कि आर्थिक विकास हो रही है। लेकिन विश्व बैंक से अगर सहायता हम ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास पैसे आ नहीं रहे हैं, इसलिए हम दूसरे से सहायता ले रहे हैं। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन की सुझावों से संबंधित कथन पर विचार करिए। क्या है कि इन्हें इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए और विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव भी होना चाहिए। आप बताइए इसमें से कौन 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 आंसर सही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आप कमेंट में बता सकते हैं। और देखिए बात करते हैं कि अमर्त्य सेन ने कहा था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह जन उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि ये कल्याण वाले सेक्शन में इन्होंने, या बोल सकते हैं कल्याण के प्रत्यक्ष में देखते हुए इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था यानी इन्होंने अध्ययन किया था और उसी के बारे में इनका विचार भी इन्होंने दिया था। तो कल्याण यहाँ जन उन्मुख ही होना होता है, इसलिए यह भी सही है। उन्होंने बताया कि जो निर्धन है उनकी सुरक्षा ज़्यादा होनी चाहिए।
साथ में कहा कि हमें एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव भी करना चाहिए विश्व अर्थव्यवस्था में। इसलिए ऑप्शन 1 तो छोड़ दीजिए, हमें ऑप्शन 2, 3, 4 को लेकर चलना है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर बन के आता है। ये प्रश्न रहा कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो यह सबको पता है, हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से ही संबंधित है। तो यह प्रोफेसर जो है, प्रोफेसर एक थे और नाम था उनका राज कपूर वगैरह नाम था, ऐसा कुछ था। और उन्हें 1981 में इन्होंने अमेरिका में कोई सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे बोल रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया, कहाँ पे, राष्ट्रीय आय के जगह पे। तो तब से जो है हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय के रूप में हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न आप बता सकते हैं, अभी हमने बताया आपको कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय तो दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे मुद्रा और जनसंख्या काट सकते हैं। जीडीपी और जीएनपी में सबसे ज़्यादा बढ़िया जीडीपी है, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी तो आपकी हिंदू वृद्धि दर भी हमेशा बढ़ती ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास जो है किससे युग्मित होता है आपको बताने हैं। तो अवस्फीति से, स्फीति से, स्टैगफ्लेशन से या अतिस्फीति से। तो देखिए आर्थिक विकास की बात कर रहा है और इसके लिए हमें जानना पड़ेगा अस्फीति स्फीति वगैरह क्या है। तो देखिए स्फीति में जो है पैसे का मूल्य जो होता है घट जाता है। जैसे रुपया है उसकी मूल्य घट जाता है, यानी घट जाने के बाद आपको सामान महंगा मिलता है। अच्छा स्फीति में, ठीक है ना, स्फीति में ऐसा होता है। और अवस्फीति में मूल्य क्या हो जाता है कि घट जाता है किसी वस्तु का, यानी सामान जो है सस्ता हो जाता है। तो वहाँ पे आर्थिक विकास हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि किस कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। किसमें जो है, यानी जीएनपी बोले तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी जो है कम है। क्यों? क्योंकि मजदूरी की तुलना में कीमत कम है। मजदूरी की तुलना में कीमत कम नहीं, कीमत अधिक है, इसलिए जो है श्रम की भागीदारी कम हो रही है। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो लाभ वाला भी नहीं होगा, लाभ की तुलना नहीं, ये जो है कीमत की तुलना में मजदूरी कम है। ठीक है ना, मतलब कि अगर उसको रोज़ खाने के लिए अगर 500 की ज़रूरत पड़ती है तो वह व्यक्ति जो है 400 कमा रहा है। तो क्या है कि उसकी कीमत जो है मजदूरी से कम है, इस कारण जो है श्रम की भागीदारी कम है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न मज़ेदार है, इसे हमें मिलाना है, यानी सूची 1 को सूची 2 से। ऑप्शन ए है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आर्थिक विकास क्या होता है और आर्थिक वृद्धि क्या होता है। ठीक है, तो जो आर्थिक विकास है जो है, आर्थिक विकास की में कई चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे कि जीडीपी तो शामिल की ही जाती है, इसमें जीडीपी तो शामिल की जाती है। साथ में इसका मेन महत्व होता है कि गरीबी कितनी कम हुई, लोगों को कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, कितनी ज़्यादा लोगों को लाभ हो रहा है, कितने अच्छे से लोग जीवन यापन कर ले रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो वह आर्थिक विकास में शामिल करते हैं। ठीक है, और आर्थिक वृद्धि केवल जीडीपी बढ़ रही है तो हम बोलेंगे कि आर्थिक वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके साथ गरीबी भी कम हो रही है, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, खुशहाली का जो इंडेक्स है वह बढ़ रहा है, तो वह आर्थिक विकास बोलेंगे कि वो भी बढ़ रहा है इसमें। ठीक है,
देखिए संपोषित विकास, अगर संपोषित विकास की बात करें तो यह जो है पर्यावरण में आता है। ठीक है, संपोषित विकास जो है पर्यावरण में आता है। आर्थिक वृद्धि जो है जीडीपी में जीडीपी से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास जो है संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित बन जाएगा। जबकि जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता अगर शामिल करें तो हम जो है वह स्वास्थ्य में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है हम यहाँ पे आगे उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे दे रखा है कि हमने क्या दिखाया कि आर्थिक जो विकास है वह संरचनात्मक परिवर्तन है, यानी ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 2 में दे रखा है, तो हम जो है ए और सी को काट देते हैं। अगला देखते हैं, आर्थिक वृद्धि जीडीपी हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा, यानी बी का 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, यह आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के लिए। तो ये देखिए प्रश्न जो है थोड़ा पुराना है, तो इस कारण इसमें जो है देखेंगे कि क्या आ रही है। इस समय के परिप्रेक्ष्य से भी हम बात करेंगे। देखिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इस पर विचार करना है। तो कथन एक दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में विगत 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, 4 गुना कभी भी वृद्धि हुई ही नहीं है, चाहे पहले से ले लो चाहे आज भी ले लो। आज हमने बताया कि कितना वृद्धि हुई थी, तो देखिए 2020 में 2020 के आसपास जो है 200 कितना था भाई, देखिए इस समय जो है 239 था, 239 था, जबकि 150 के आसपास था 2020 में, और 205 के आसपास जो है 2022 के आसपास था, और 2024 में जो है 239 है, यानी इसमें सतत वृद्धि हो रही है। और यह 2010 का क्वेश्चन है, तो उस समय भी 4 गुना वृद्धि नहीं हुई थी। और देख लेते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है। तो भाई सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी कमी अभी नहीं आई है, अभी उसमें भी बढ़ ही रहा है। इसलिए ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही आंसर जो है, देखिए कमी आई है ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। यह प्रश्न पढ़िए और इसका सही उत्तर दीजिए। इसमें ए बी सी डी में मिलान करना है, आप बताइए तब तक। और इसका जो है आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, 2 को सही है कि तीनों सही है, कौन कौन सही है आपको ये बताना है। तो चलिए इस पर जो है हम बात करते हैं और इसको जो है लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए मेल्ट डाउन जो है ये क्या होता है हमें जानेंगे, फिर मंदी रिसेशन क्या होता है, स्लो डाउन क्या होता है, तब हम इसे समझ पाएंगे। देखिए जो मेल्ट डाउन है वह शेयर बाज़ार में जो शेयर होती हैं उनकी कीमतें अगर कम हो जाए, ठीक है, तो उसे मेल्ट डाउन कहते हैं। इसमें बुल और बियर 2 चीज़ें होती हैं, हमें यह जानना चाहिए। बुल अगर स्टॉक मार्केट में मूल्य बढ़ रहा है तो बुल हो गया, और कम हो रहा है तो बियर उसे कहते हैं। तो यह समझ सकते हैं कि एक तरह से मेल्ट डाउन एक बियर है, इसमें स्टॉक मार्केट की कीमतों में गिरावट होती है। ठीक है, तो इस यह मेल्ट डाउन जो है ऑप्शन स्टॉक मार्केट से पूरा तरह से सुमेलित है, सही है। आपको बताना है कौन कौन सुमेलित है। अगला है कि मंदी रिसेशन। तो मंदी रिसेशन, मंदी मतलब होता है कि रुपए यानी हमारे रुपए की जो वैल्यू है वह कमज़ोर हो जाए, गिर जाए, इससे महंगाई बढ़ जाती है, यानी वस्तुओं की जो मूल्य होता है वह बढ़ जाता है। तो यह समृद्धि दर की गिरावट से इसका कोई संबंध नहीं है। स्लो डाउन, स्लो डाउन मतलब कि हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं कम हो जाए। आपने जब कोरोना का काल था, समय था, उस समय स्लो डाउन आ गया था, यानी लॉकडाउन मतलब स्लो डाउन समझ सकते हैं, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं सब कम हो गई थी, एकदम ख़त्म हो गई समझिए, क्योंकि आवश्यक की चीज़ें ही कंपनियों में उत्पादित हो रहा था, बाकी हर एक काम को ख़त्म यानी बंद कर दिया गया था।
तो आर्थिक क्रिया अगर बंद हो जाएगा तो उसे हम स्लो डाउन कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन केवल एक यहाँ पे सही है, ए वाला, और बाकी सब गलत है। चलिए अगले प्रश्न यह है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है कि भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से आधिकारिक आलोचना हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है कि आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। जो आलोचना है आदर्श जो है ना उसके भेद, क्योंकि आदर्श में भी कई तरह के बंटवारे किए गए हैं। ठीक है, इसलिए यह जो है इसका कारण बन रहा है। आप बताइए कि कौन इसका प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको बताने हैं इसमें से ABCD में कौन सही है। तो यहाँ पे हम कथन को समझते हैं पहले कि क्यों ऐसा है। देखिए भारत में आर्थिक नीति जो है ना अंदर से और बाहर से भाई आलोचना तो हो ही रही है। हर जगह की आलोचना होती है, हमारे ही यहाँ की नहीं है, हर एक देश में ऐसी स्थिति है। आलोचना तो हर जगह की होती है। कारण हमारे यहाँ है कि यहाँ पे आदर्श जो हैं कुछ अलग तरीके के बनाए गए हैं। ठीक है ना, आदर्श जो है कुछ अलग तरीके के बनाए गए हैं। तो देखिए जो इसमें आदर्श भेद हैं वो भी हमें एक बार जानना चाहिए कि कौन कौन से इसके भेद जैसे हैं। तो देखिए आदर्श भेद की बात करते हैं तो LPG जब रिफॉर्म आया तो उसके पहले जो है विश्व स्तर पर लोगों ने भारत की निंदा कर रही थी। विश्व के लोग सभी लोग आलोचना कर रहे थे भारत की। और ये तो बाहर के लोग हुए, और अंदर के लोग कौन है कि अब जो है लोग कह रहे हैं कि LPG रिफॉर्म आने के बाद, ठीक है, यानी लिबराइजेशन उदारवाद हो गया, और G से हो गया ग्लोबलाइजेशन, और P से हो गया प्राइवेटाइजेशन। यानी इन तीनों पर बात होने के मतलब LPG रिफॉर्म आने के बाद अब अंदर से निंदा हो रही है कि अब क्या है कि हमारे देश में पूंजीवाद बढ़ रहा है, यानी विदेशी लोगों की जो आवाजाही है बढ़ रही है, जिससे आलोचना का यह भी एक कारण है। इसलिए इसे यहाँ पे सही ऑप्शन दिया गया है, और ऑप्शन यहाँ पे ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न का हमने आंसर आपको अभी बता दिया है पिछले ही प्रश्न में कि 1991 में आर्थिक नीति अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी कि इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों शामिल किया गया था। इसलिए ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक जो लिबराइजेशन शुरू हुआ था 1991 में, उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, और अभी मनमोहन सिंह जो एक्सपायर हुए हैं वो उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, और उन्हीं की अगुवाई में LPG रिफॉर्म लाए गए थे, क्योंकि उस समय स्थिति हमारे देश की बहुत ज़्यादा संकटपूर्ण हो चुकी थी। हमारे पास जो रिजर्व होता है फॉरेक्स रिजर्व वो बहुत ही कम हो गया था। लगभग जो है 15 दिन के लिए भारत को चलाने के लिए मतलब पर्याप्त था, फिर उसके बाद हमारे देश में वही मंदी आ जाती। इसलिए कोई न कोई रिफॉर्म लाना जरूरी था। इसलिए और उस समय जो वित्त मंत्री थे उन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई जो आज भी जो है भारत के लिए मतलब फायदेमंद है। तो देखिए जो उदारीकरण नीति है इसमें क्यों शुरू हुआ ये देखना है कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में वास्तविक बदलाव के साथ यह लाया गया। भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परिवर्तनशीलता जो है तो आज देखिए भाई आज भी है पहले भी है, लेकिन पहले हम लोग खुद अपने से करते थे और अब अपने आप होता रहता है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सी ऑप्शन है कि प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ, ऐसा कोई बात नहीं। कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती या उदारीकरण के लिए नहीं है, बल्कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण की बात की जा रही है ना इकोनॉमिक। तो जो औद्योगिक लाइसेंस है वह सबके लिए छूट कर दिए गए कि जिसको भी आना है सबको लाइसेंस मिलेगा। पहले क्या होता था कि केवल
जो मेन कंपनियां थी, जैसे हमारे भारत में कोई कंपनी थी, वह किसी विदेशी कंपनी का पहले पार्टनर बनती थी, तब वह अपना देश में कोई भी क्रियाकलाप कर सकते थे। लेकिन अब जो है कोई भी विदेशी कंपनी डायरेक्ट अपना कोई भी प्लान डाल सकती है बिना किसी हमारे देश में कंपनी से टाई अप किए। तो इस तरह से औद्योगिक लाइसेंस सबके लिए पूरी तरीके से फ्री कर दिए गए, यानी अब किसी से कोई संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं थी। प्रश्न अगला यह है कि भारत में जो व्यावसायिक संरचना है वह क्या है कि आज भी वैसा ही है, क्योंकि वर्षों बाद इसमें परिवर्तन किए गए थे, लेकिन परिवर्तन से कोई विशेष लाभ नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि इसका कारण क्या है, हमें इस ऑप्शन में से छांटने हैं। यही ABC में है, डी वाला है नहीं, आपको बता देना है पहले से आंसर, तो इसमें से ही छांटिए, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो LPG रिफॉर्म लाए गए थे वह 1991 में लाए गए थे, और 24 जुलाई उस समय उस दिन था, 24 जुलाई था। तो यहाँ पे देखिए जो उद्योग थे ना, कुल 24 उद्योग को छोड़ करके, 24 उद्योग को जो कोर सेक्टर वाले थे, किसी भी सेक्टर में अब विदेशी निवेश या विदेशी कंपनियां डायरेक्ट आके यहाँ पे प्लांट और इन्वेस्ट कर सकती थी। तो यहाँ पे आपको इसमें बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सही है ए। निवेश की प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख हो रहा है, इस कारण जो है अभी भी संरचना भारत की जो है वही सेम टू सेम बनी है, क्योंकि पूंजी प्रधान की ओर जा रहा है ना। पूंजी प्रधान की ओर हम जाएंगे तो हमारे देश की संरचना नहीं बदलेगी बल्कि वही रहेगी, लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर पर काम करेंगे तो हमारे देश की जो है संरचना बदलने का एक आसार रहता है। अगला प्रश्न यह है जिसमें ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन दिया है कि स्थिरीकरण क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि संरचनात्मक समायोजन त्वरित अनुकूल प्रक्रम है। देखिए हम बता दें स्थिरीकरण और यहाँ पे संरचनात्मक दो की बात हो रही है कि स्थिरीकरण क्या है, संरचनात्मक प्रक्रम क्या है। तो देखिए स्थिरीकरण मतलब कि हमें अर्थव्यवस्था में कुछ चीज़ों को स्थिर रखना होता है, जैसे में महंगाई हो गया, ठीक है, महंगाई हो गया, जिसे हम मुद्रास्फीति से भी परिभाषित कर लेते हैं, यानी मुद्रास्फीति हमारी क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। इसमें अगर बदलाव होता है तो महंगाई बढ़ेगी, साथ में हमारे रुपए की जो पहलू है वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो यह स्थिरीकरण में आएगा, ऐसा है तो मुद्रास्फीति अगर शामिल किया जाता है। साथ में फिजिकल डिफिसिट यानी जो राजकोषीय घाटा वगैरह है यह ज़्यादा कम बेसी न हो, मतलब एक निश्चित अनुपात में बना रहे, तो हमें इसको स्थिरीकरण क्रमिक में रखा जाता है, ठीक है। तो इसको स्थिर रखना है। जबकि संरचनात्मक क्या होता है कि हमें औद्योगिक को संरचना, जो संरचना है तो उद्योग को प्रसार करना है, फैलाना है। जो और भी व्यवस्थाएं हैं जो ज़मीनी लेवल पर या विनिवेश हो गया उसको भी हमें बढ़ाना है, तो ये संरचनात्मक समायोजन में शामिल किया जाता है। तो देखिए क्या है कि संरचनात्मक समायोजन में समय लगता है, यह एक बहुपद क्रमिक है, जबकि स्थिरीकरण जो है यह त्वरित है, मतलब कि हम इसके लिए RBI बनाए हैं। RBI जो फिजिकल डिफिसिट और मुद्रास्फीति को तुरंत जो है कंट्रोल में ले लेती है, और इसको जो है ज़्यादा समय नहीं लगता है, लगभग 4-5 दिन में यह कंट्रोल में आ जाता है। जबकि जो संरचनात्मक समायोजन है धीरे धीरे होता है। भाई विनिवेश तो तुरंत कोई देगा नहीं, तो हमें पहले संरचना बनानी पड़ती है और अनुकूल बनाना पड़ता है, तब जाके कोई भी व्यक्ति हमारे देश में उद्योग या निवेश वगैरह करता है। इसलिए ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाए। देखिए इस प्रश्न का तो आंसर सभी को पता होना ही चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर कौन है। तो यहाँ पे मनमोहन सिंह जो है इसके पायनियर कहे जाते हैं। इसमें नरसिम्हा राव की सरकार थी
1991 में, और उसी समय जो है LPG रिफॉर्म लाए गए थे। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न में दे रखा है आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है। हमने आपसे बात किया था पहले ही, आर्थिक वृद्धि सीधी सीधी GDP से संबंधित है। अगर GDP बढ़ेगा तो आर्थिक वृद्धि यहाँ पे बढ़ेगी। लेकिन आर्थिक विकास की भी बात किए थे, उस समय आर्थिक विकास कब होगा, जब GDP के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय, लोगों के खुशहाली जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें बढ़े, गरीबी घटे, यह सब रहेगा तो आर्थिक विकास यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न ये रहा कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। जीवन स्तर अगर देखना है आपको कि किस देश में अच्छा है, तो आप जो है वहाँ का कुछ नहीं करना है, आप क्या देख लोगे तो मान जाओगे कि नहीं जीवन स्तर अच्छा है। तो गरीबी अनुपात, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी की दर, प्रति व्यक्ति आय, तो इस आप सही ऑप्शन हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। देखिए हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, जबकि अमेरिका में या अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं। इसलिए जीवन स्तर की प्रतिबिंबित करने के लिए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की ज़रूरत होती है। यहाँ देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है किस तरीके से यहाँ पे देख है। लग्जमबर्ग का सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम है 2024 के हिसाब से 143.742 हज़ार यहाँ पे डॉलर एक व्यक्ति की इतनी आय यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कि लग्जमबर्ग के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में यहाँ पे मिल रहा है। कनाडा का देख सकते हैं तो यह 52,728 इसकी है, कितना है 52,728 है। जबकि यूके का यहाँ पे यूके का भी ठीक ठाक है। जबकि चाइना यहाँ पे देखिए यूएस का सब इनकम जो है सबसे पहले स्थान पर है, यानी अच्छा खासा इसका होगा। और चाइना का भी दूसरे स्थान पर है। और इंडिया यहाँ पे देख सकते हैं इसकी GDP कितनी है, तो यह 2,617 देख रहे हैं। वहाँ पे 50,000 के आसपास जा रहा है, लाखों में जा रहा है। भारत की बहुत ही कम है, यानी 2,617 ही है। जबकि PPP के हिसाब से 10,165 है, क्योंकि हमने बताया था जो ये पर कैपिटा इनकम GDP पर निकलता है। तो भारत की GDP जो है 4.3 जो है ट्रिलियन डॉलर है। जबकि PPP के हिसाब से भारत का जो GDP है वह 16 ट्रिलियन जो है यहाँ पे डॉलर है, इसलिए ऐसा बन रहा है। यह रहा अगला प्रश्न ये लास्ट है, और इससे आगे भी जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में करेंगे। और ये देखिए कि वर्तमान मूल्य यानी करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य की पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अधिक है, ठीक है ना। जो करंट मूल्य है, क्योंकि करंट मूल्य में ज़्यादा, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक स्थिर मूल्य और एक करंट मूल्य होता है। स्थिर मूल्य पुराना समय का लिया जाता है, तो इस समय 2014-15 का स्थिर मूल्य लिया गया है। इस समय 2014-15 का स्थिर मूल्य लिया गया है। तो वर्तमान मूल्य के हिसाब से भाई जगह 14-15 में महंगाई कम थी, तो आज उसका मूल्य ज़्यादा ही रहेगा। तो इस तरह से वृद्धि दर भी क्या है, अधिक ही है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ सही जाएगा कि मूल्य स्तर की वृद्धि दर की बात होती है। किसकी, मूल्य स्तर की वृद्धि दर को यहाँ पे कंट्रोल रखा जाता है, इसलिए ऐसा जो है बना है। और क्योंकि हम पिछले एक बनाए हुए प्रोपागेंडा के साथ चलते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो आय कितना बढ़ रही है और कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, हम उससे रिलेटिव या करते रहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। और आप इससे कोई भी आपको संदेह हो, कोई भी समस्या हो, तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।